Hello students, how are you? Welcome in class 12th accountancy. In last video, we start a new chapter dissolution of partnership firm and you learn about the meaning of dissolution of partnership and meaning of dissolution of partnership firm. After that, you find out the difference between dissolution of partnership and partnership firm. तो उसमें क्या था, यू स्टडीड दैट द फर्म डेट्स एंड प्राइवेट डेट्स. तो फर्म जो है वो अपनी एसेट्स को सेल कर देती है और फर्म के डेट्स को पे किया जाता है. तो और प्राइवेट डेट्स क्या होते हैं, जो पार्टनर की प्राइवेट लाइबिलिटीज़ होती हैं वो पार्टनर के प्राइवेट डेट्स कहलाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. टुडे वी स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस बिटवीन firm debts and private debts. So firm debts meaning firm debts refer to the debts which are payable by the firm to the outsider. जो एक फर्म ने आउटसाइडर को थर्ड पार्टी को पे करने हैं दैट आर कॉल्ड फर्म डेट्स. बट private debts refer to that debts which were payable by a partner in their personal capacity. जो पार्टनर ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में से पे करने हैं दैट आर कॉल्ड प्राइवेट डेट्स. सेकंड है हु इज लायबल. अब फर्म डेट्स के लिए कौन लायबल होगा, फर्म लायबल होगी. फॉर फर्म लायबल मीन्स ऑल पार्टनर्स आर लायबल जॉइंटली एंड सेवरली. तो फर्म डेट्स के लिए फर्म लायबल होगी, दैट मीन्स ऑल पार्टनर्स आर लायबल. एंड फॉर प्राइवेट डेट्स ओनली द कंसर्न पार्टनर इज लायबल पर्सनली. जिस पार्टनर की पर्सनली लाइबिलिटीज होगी वही पार्टनर ही पर्सनली लायबल होगा. थर्ड इज एप्लीकेशन ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी. जो फर्म की प्रॉपर्टी को सेल किया जाएगा उसको कैसे अप्लाई किया जाएगा. तो फर्म की प्रॉपर्टी इज अप्लाइड. जो फर्म की प्रॉपर्टी सेल की जाएगी वो सबसे पहले फर्म के डेट्स की, जो थर्ड पार्टी फर्म की आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ हैं उनको पे करने में किया जाएगा. और अगर प्राइवेट डेट्स में जो कंसर्न पार्टनर है शेयर एक्सेस ऑफ द फर्म प्रॉपर्टी over firm debts can be applied towards the payment of his private debts. ठीक, तो यहाँ पर पार्टनर अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी से पहले अपने प्राइवेट डेट्स को कंप्लीट करेगा और अगर उसको फर्म की प्रॉपर्टी से कुछ एक्सेस मिलता है तो वो उसको अपने प्राइवेट डेट्स पे करने में यूज़ कर सकता है. लास्ट जो है डिफरेंस एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. अब प्राइवेट प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे किया जाता है. सरप्लस ऑफ पार्टनर private property over his private debts can be applied towards payment of firm debts. पार्टनर की प्राइवेट प्रॉपर्टी में से उसके प्राइवेट डेट्स पे करने के बाद जो अमाउंट सरप्लस रह जाती है वो फर्म के डेट्स अगर पेएबल हैं, रिमेनिंग है फर्म की लाइबिलिटीज़, तो वो फर्म के पेमेंट करने में यूज़ किए जाएंगे. और प्राइवेट प्रॉपर्टी इज़ अप्लाइड फर्स्ट टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ प्राइवेट डेट्स. और प्राइवेट प्रॉपर्टी को सेल करके सबसे पहले प्राइवेट डेट्स को पे करने के लिए यूज़ किया जाएगा. So next topic is second topic, that is accounting procedure on dissolution of firm. फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम जब फर्म का बिजनेस बिल्कुल क्लोज डाउन हो जाता है तो उस समय अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या रहता है. सो फर्स्टली रियलाइजेशन, एसेट्स को सेल कर दिया जाता है और लाइबिलिटीज़ को पे किया जाता है. तो इन एसेट्स को सेल करने के लिए और लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए एक अकाउंट मेंटेन किया जाता है दैट आर कॉल्ड रियलाइजेशन अकाउंट. सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है जिसमें एसेट्स के सेल और लाइबिलिटीज़ को पेमेंट की रिकॉर्डिंग की जाती है. सेकंड पार्टनर्स लोन अकाउंट. अगर पार्टनर ने कोई लोन दे रखा है इट इज़ गिवन टू द फर्म और गिवन बाय फर्म टू द पार्टनर. दोनों ही केसेस में हो सकते हैं. तो यहाँ पर पार्टनर लोन अकाउंट बनाया जाता है सेकंड नंबर पर. उसके बाद थर्ड नंबर पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है. एंड फोर्थ एंड द एंड ऑफ द लास्ट कैश और बैंक अकाउंट बनाया जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड द रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट, why we prepare realization account, because at the dissolution of partnership firm एक न्यूली ओपन अकाउंट बनाते हैं दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन अकाउंट. ये सिर्फ
डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के केस में ही रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है और किसी केस में नहीं बनाया जाता। क्यों बनाया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, टू डिस्पोज ऑफ ऑल एसेट्स ऑफ द फर्म एंड मेकिंग पेमेंट टू ऑल द लाइबिलिटीज। फर्म की जितनी भी एसेट्स हैं, टू डिस्पोज, फर्म की एसेट्स को डिस्पोज करना, दैट मीन्स सेल करना, उनको यूटिलाइज करना, टू मेकिंग पेमेंट टू ऑल द लाइबिलिटीज। कौन कौन सी लाइबिलिटीज पे की जाती हैं? फर्स्टली थर्ड पार्टी की लाइबिलिटीज की जाती हैं, फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स, एंड आफ्टर दैट पार्टनर की कैपिटल की पेमेंट की जाती है। सेकेंड है रियलाइजेशन अकाउंट की नेचर। रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट होता है, तो नॉमिनल अकाउंट वाला रूल यहाँ पर फॉलो किया जाता है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। एसेट्स को सेल करने में अगर लॉस हो रहा है तो हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। लाइबिलिटीज़ को पे करने में हमें ज़्यादा मनी पे करनी पड़ रही है तो वो क्या हो जाएगा, वो भी हमारे लिए लॉस होगा। तो ये सारे लॉसेस जो है डेबिट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। और एसेट्स को सेल करने में कोई एक्सेस, कोई गेन हो रहा है, दैट मीन्स बुक वैल्यू से ज़्यादा पर सेल हो रही है तो वो गेन हो रहा है, तो देन वी रिकॉर्ड इन क्रेडिट साइड। एंड what is the object of preparing realization account? रियलाइजेशन अकाउंट को बनाने का ऑब्जेक्ट क्या होता है? टू फाइंड द प्रॉफिट, जो है फर्म का प्रॉफिट और लॉस जो है वो कैलकुलेट करना कि उसको एसेट्स को सेल करने और लाइबिलिटीज़ को पे करने के बाद प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। सो after that we will study the format of realization account. Format of realization account, that is nominal account, and debit side and credit side. So first of all we transfer all the assets. जितनी भी एसेट्स होती हैं बैलेंस शीट में गिवन होती हैं, उन एसेट्स को हम यहाँ रियलाइजेशन की डेबिट में ट्रांसफ़र करते हैं। कौन कौन सी एसेट को ट्रांसफ़र नहीं करते? कैश बैलेंस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। दीज एसेट्स आर नॉट, दीज आर फिक्टिशियस एसेट्स, आर नॉट ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी होती हैं? डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और करंट अकाउंट और लोन टू पार्टनर। These assets are not transferred to realization account and remaining assets is transferred to realization account. And second step is we will transfer the all the liabilities. जितनी भी बैलेंस शीट के अंदर liabilities होती हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यहाँ पर लाइबिलिटीज़ कौन कौन से ट्रांसफ़र की जाए? फॉर ऑल लाइबिलिटीज़ एक्सक्लूडिंग, छोड़कर क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई क्रेडिट बैलेंस दिया होता है तो वो भी ट्रांसफ़र नहीं करते। रिजर्व आर नॉट ट्रांसफर्ड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के बैलेंस को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। और लोन फ्रॉम पार्टनर, अगर पार्टनर ने कोई लोन गिवन है फर्म को, जो पार्टनर ने लोन दिया होगा वो आपको लाइबिलिटी साइड मिलेगा बैलेंस शीट में, आपने वो भी ट्रांसफ़र नहीं करना। और एसेट साइड कौन सा लोन होता है? वो पार्टनर ने लोन ले रखा होता है और दैट इज़ द फर्म एसेट्स। सो सेकंड, आफ्टर दैट ये ट्रांसफ़र करने के बाद सेकेंडली हम जो है उसको लाइबिलिटीज़ को पे करते हैं और बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। एंड आफ्टर दैट if any provision is given in liability side or deducted from asset, बैलेंस शीट की एसेट्स में से अगर कोई प्रोविज़न उसमें से माइनस किया हुआ है तो वो भी ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर्स में से माइनस किया जाता है, वो भी यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। और प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन, ये भी जो है लाइबिलिटी की रियलाइजेशन की क्रेडिट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि एसेट्स को बुक वैल्यू पर ट्रांसफ़र करना है, ना कि मार्केट वैल्यू पर। बुक वैल्यू मतलब जो उसकी बैलेंस शीट के अंदर वैल्यू दे रखी है। डेटर्स में से अगर हमने प्रोविज़न माइनस कर रखा है तो प्रोविज़न को ऐड करके ट्रांसफ़र करेंगे। आफ्टर दैट वी विल सेल द एसेट्स, एंड व्हेन वी सेल द एसेट्स देन कैश रियलाइज। सो वी रिकॉर्ड इन द क्रेडिट साइड।
बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट अमाउंट रिसीव्ड ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट, जितनी भी एसेट्स की रियलाइज होने पर, सेल करने पर एसेट मिल रही है वो यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह से बैंक एंड कैश अकाउंट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अनरिकॉर्डेड एसेट। अब ये अनरिकॉर्डेड एसेट क्या होती है, कई बार जब फर्म अपनी बैलेंस शीट बना रहा होता है तो उस समय कोई एसेट उससे रिकॉर्ड करनी, बैलेंस शीट में राइट डाउन करनी रह जाती है, दैट आर कॉल्ड अनरिकॉर्डेड एसेट। तो उसको भी सेल करने पर, अनरिकॉर्डेड एसेट पहले रिकॉर्ड नहीं थी अब मिल गई है तो दैट मीन्स उसको सेल करेंगे। तो सेल करने पर जो अमाउंट हमारे को रिसीव होगी वो भी हम रियलाइजेशन की क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर देंगे। एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इफ़ एनी एसेट, अगर कोई एसेट को मार्केट में सेल ना करके पार्टनर को पे कर दी जाती है फॉर द गिविंग हिज लाइबिलिटीज़, तो एसेट जो है टेकन ओवर बाय पार्टनर, देन इट इज़ आल्सो क्रेडिटेड टू द पार्टनर रियलाइजेशन अकाउंट। एंड नेक्स्ट वी पेड द लाइबिलिटीज़। किसी भी लाइबिलिटीज़ को, जो भी थर्ड पार्टी की लाइबिलिटीज़ हैं वो हमने पे करनी है, वो चाहे अनरिकॉर्डेड हो या रिकॉर्डेड हो। बैंक और कैश अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन की डेबिट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। और इसी तरह से अगर रियलाइजेशन पर कोई एक्सपेंसेस पे किए जाते हैं तो वो भी रियलाइजेशन की डेबिट में ही ट्रांसफ़र किए जाएंगे। एंड नेक्स्ट अगर कोई लाइबिलिटी पार्टनर टेक ओवर कर लेता है, पार्टनर अपने शेयर को फर्म के डेट्स को कंप्लीट करने के लिए लाइबिलिटीज़ ले लेता है, तो इट इज़ ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन। एंड आफ्टर दैट वी विल चेक द क्रेडिट एक्सेस और डेबिट एक्सेस। अगर क्रेडिट एक्सेस आ जाता है दैट मीन्स प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। Then journal entry, it is recorded in the debit side of the realization partner capital account for transferring profit और realization। और अगर कहीं डेबिट एक्सेस हो जाता है तो दैट इज कंसिडर लॉस, लॉस इज आल्सो ट्रांसफर टू द पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट and revise this topic from your book and notes. Thank you. Have a nice day.